गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षक सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक, इसमें हम अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो आपने लोकतंत्र की कॉपी बनाई ना, उसका एक सेकंड पार्ट बनाना है। पिन पेज से उस तरफ अर्थशास्त्र पार्ट फर्स्ट, पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है ना, पालमपुर गांव की कहानी। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र को समझने के लिए किसी न किसी वे को बनाकर उससे समझाया जाता है कि किसी गांव या शहर को लेकर उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार वो व्यवस्थाएं करते हैं, किस प्रकार गांव कस्बे शहर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और किस प्रकार वो अपनी व्यवस्थाएं बने रखते हैं, क्या कौन सा व्यवसाय करते हैं, कृषि कितने करते हैं, गैर कृषि में कौन कौन लोग हैं। इस प्रकार बताया जैसे कि क्योंकि 9th क्लास में वो बच्चे समझ सके। तो देखिए, गांव के बारे में, पालमपुर गांव की कहानी के बारे में बताया जा रहा है। तो पालमपुर आसपास के गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। कस्बा यानी गांव से थोड़ा सा बड़ा, गांव से बड़ा कस्बा होता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि गांव की कहानी के माध्यम से विभिन्न उत्पादन क्रियाओं की जानकारी प्रदान की जाती है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है। और पालमपुर गांव में मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है और अन्य गैर कृषि की गतिविधियां भी की जाती है। वो कौन कौन सी है, इसी प्रकार वो बताया जा रहा है ना। तो उसमें इस गांव में अलग अलग जातियों वर्णों के लगभग 450 परिवार यानी कि 450 परिवार है ना। इसमें जमीन मालिकों के मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, जो कि लगभग 80 परिवार हैं। जो जिनकी ज़मीनें हैं, जो ज़मीन के मालिक है, जो जमींदार है, उनके मकान पक्के बने हुए हैं यानी कि ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं, जो कि लगभग कितने परिवार है, 80 परिवार है। और गरीब लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा यानी कि 450 में से 150 घर है। ठीक है ना। इसमें उच्च श्रेणी के और निम्न श्रेणी के लोग निवास करते हैं, जो कि इनका 80 परिवार है और ये 1/3 है। 1/3 ये है। इनके घर जो गरीब श्रेणी से हैं, इनके घर गांव के कोने में छोटे घर होते हैं, जो कि मिट्टी और फूस से बने हुए हैं, जो कि ये क्या है, जमीनहीन लोग हैं। इन गरीब परिवारों के पास खेती के लिए जमीन नहीं है, मजदूरी करते हैं ये। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें बोता है। पालमपुर में किसान लोग जो है ना, एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें बोते हैं, जिसमें आप देखिए खरीफ जो कि बारिश के मौसम में, रबी जो कि सर्दी के मौसम में, और एक जायद जो कि मार्च के आसपास बोई जाती है। ठीक है, रबी के जस्ट बाद ये मार्च अप्रैल
लास्ट आधे मार्च के आसपास, ठीक है ना। तो ये हो गई खरीफ जो कि बारिश के मौसम में, और ये सर्दी के मौसम में, और ये जायद जो कि गर्मी के मौसम में बोई जाती है। अलग अलग फसलें होते हैं क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, ज़्यादातर घरों में बिजली भी है, और ये जो एक ही वर्ष में 3 अलग फसलें बोते हैं इन्हें बहुविध फसल प्रणाली भी कहते हैं। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि भी नहीं है, ठीक है ना। और 250 परिवारों के पास छोटी छोटी कृषि जोते भूमि है, और 60 परिवारों के पास अधिक भूमि है। तो इस प्रकार देखा गया कि हमने देखा कि 150, 240 और ये 60 ये भूमिहीन है, ठीक है ना। इनके पास छोटी छोटी कृषि है, और ये अधिक कृषि वाले हैं। तो हो गए 10 और ये देख लो ना आप, 5 4 4 10 10 और 5 15, 1 2 और 1 3 1 4, इस प्रकार ये 450 पालमपुर में परिवार के जो लोग रहते हैं वो इस प्रकार है ये। तो इस प्रकार देखा गया कि 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, और 40 परिवार हैं जिनके पास छोटी छोटी कृषि जोते की भूमि है, और 60 परिवारों के पास अधिक भूमि है, बड़े बड़े जमींदार हैं। अब देखिए गैर कृषि क्रियाएं में देखिए खेती उत्पादन के अलावा अन्य कई उत्पादन गतिविधियां हैं जो कि निम्न प्रकार से है। उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें गैर कृषि में भी अपन देखते हैं कि डेयरी, लघु विनिर्माण, और डेयरी में लोग कई इस प्रकार कार्य भी करते हैं, दूध बेचने का वगैरह, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखा गया कि ये जो गैर कृषि कार्य भी होते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए उत्पादन, अब उत्पादन में देखिए कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें, कौन सी चीज़ें? 4 चीज़ें आवश्यक है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। भूमि क्या था? जल, वन और खनिज।
ठीक है ना, जल, वन और खनिज। और अब देखिए, अगर भूमि है तो वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है। ये वस्तु और सेवा के लिए, वस्तु व सेवा के लिए महत्वपूर्ण साधन है भूमि, ठीक है ना। अब बिना भूमि के कोई भी वस्तु का उत्पादन करना संभव नहीं है। और इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जल, वन और खनिज। भूमि के लिए जल भी होना आवश्यक है और वन भी होना आवश्यक है और खनिज भी होना आवश्यक है, क्योंकि भूमि उत्पादन का स्थिर साधन है। ये भूमि क्या है? एक स्थिर साधन है। अब है श्रम। श्रम देखिए, श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। ये क्या है? सक्रिय साधन है। इसमें एक्टिविटी ज़्यादा चाहिए उत्पादन करने। तो इसमें क्या होता है कि लोग काम करें और इसमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और उत्पादन प्रक्रिया में कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। एक तो कुशल जो कार्य सीखे हुए हैं और एक अकुशल जो कम सीखे हुए हैं। अकुशल दोनों श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब देखिए नंबर 3 में है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में एक होती है स्थायी पूंजी, जिसमें औजार, मशीनें वगैरह जो होती है। स्थायी पूंजी में क्या, एक ही बार पूंजी लगा दी जाती है। औजार, मशीनों, बार बार उसमें बदलने की जरूरत नहीं होती है। और कार्यशील पूंजी, ये नकद और कच्चा माल। इसमें कार्यशील में क्या है कि कच्चा माल होता है और इसमें व्यक्ति नकद से भी कार्य कर सकता है, ठीक है ना। नंबर 4 पे आ गई मानव पूंजी। मानव पूंजी में साहस। उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन क्या है? साहस, हिम्मत। इसमें क्या होता है कि उत्पादन के अन्य साधनों में भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एकत्रित कर उत्पादन करते हैं। अतः उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? ज्ञान और उद्यम यानी कि परिश्रम, उद्यम की आवश्यकता होती है। तो हमने देखा कि उत्पादन के 4 साधन कौन कौन से? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। अब देखिए इसमें स्थायी पूंजी क्या है कि उत्पादन क्रिया में औजारों, मशीनों तथा भवनों का कई वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है कि इसमें एक ही बार पूंजी लगा दी जाती है। तो वो एक स्थायी पूंजी होती है कि जैसे मशीनें खरीद ली, ठीक है ना, उसके औजार खरीद लिए, कई भवन ले लिए, तो वो उसमें क्या होता है कई वर्षों तक उसको उपयोग कर सकते हैं। और कार्यशील पूंजी, इसमें उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। किसकी? कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। और व्यवसाय की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद की भी आवश्यकता होती है। कार्यशील में कच्चे माल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है और व्यवसाय की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद यानी कि कैश, पैसे की भी जरूरत पड़ती है। तो अब देखिए भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, उन्हें उत्पादन कारक कहते हैं। इम्पोर्टेंट देखिए, उत्पादन कारक किसे कहते हैं कि भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके जो संगठित होते हैं उन्हें उत्पादन कारक कहते हैं। ये उत्पादन के कारक है, भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है ना। और कृषि भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर। क्या है? हेक्टेयर है। और हेक्टेयर क्या होता है? ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। कृषि भूमि को मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर है। हेक्टेयर क्या होता है? 1 हेक्टेयर यानी कि 100 मीटर की भुजा वाले
100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, वो हेक्टर होता है। ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं कि जो हमने देखा कि भूमि मापने की जो मानक इकाई होती है वो हेक्टेयर होती है। हेक्टेयर होती है, ठीक है ना। और गांव में भूमि मापने की जो सामान्य गांव में भूमि मापने की कई क्षेत्रीय इकाइयाँ भी हैं, जैसे बीघा, गुंठा आदि का भी प्रयोग किया जाता है। बीघा, गुंठा का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें ज़्यादातर ये जरी वगैरह का प्रयोग नहीं करते, पहले नहीं करते थे, और आजकल तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। अब देखिए बहुविध फसल प्रणाली, बहुविध नाम से ही पता चलता है, बहुविध फसल प्रणाली। इसमें इस प्रणाली में वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसलें पैदा की जाती हैं, जिसमें परंपरागत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है, परंपरागत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी से, जो कि हल से काम करे तो वो हल से ही कर रहा है, वो हाथों से कर रहा है, वो हाथों से ही कर रहा है। और आजकल या फिर आधुनिक यंत्र जो होते हैं ना, जो कि फटाफट घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं। 10 आदमी का काम एक आदमी मशीन के द्वारा कार्य कर लेता है। किसी भी विधि का प्रयोग हो सकता है इसमें बहुविध प्रणाली में। तो बहुविध प्रणाली के अंतर्गत देखिए कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत की कृषि कैसी है? भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होते हैं तथा यहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आज भी आप देख लो, बारिश का वेट करते हैं और बारिश नहीं होती, क्योंकि भारत का मानसून कैसा है? मानसून को कहीं बारिश होती है ज़्यादा, तो कहीं तेज धीरे, और कहीं होती भी नहीं है। एक मानसूनी जुआ है, ठीक है ना। किंतु भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है, ठीक है ना। मानसून होगा तो ही कृषि को आगे बढ़ाया जाता है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, ज़्यादातर यहाँ सिंचाई सुविधाओं का ज़्यादा अभाव है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग ही सिंचित होता है, यानी कि 60% है वो ज़्यादातर खाली या सूखा ही रहता है, क्योंकि कहीं पे पानी कम है, कहीं पे है भी नहीं। तो इस प्रकार, और ज़्यादातर मरुस्थलीय इलाके होते हैं। भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? कुएं है, नलकूप है, तालाब है, नहर है, वर्षा का जल है, ये प्रमुख स्रोत हैं। तो बहुविध प्रणाली जो कि भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सामान्य प्रणाली है, और पालमपुर गांव में
सभी किसान इसी प्रणाली के अनुसार कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते हैं। एक तो है गेहूं और दूसरी है चावल पैदा करते हैं। और कई किसान तीसरी फसल के लिए क्या करते हैं, वो आलू भी बो देते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार पालमपुर में कृषि किस प्रकार होती है और गैर कृषि में वो क्या क्या कार्य करते हैं, तो इस प्रकार हमने देखा। तो प्यारे बच्चों, आपको ढंग से सुनना है, समझना है, और जब प्रश्न प्रेषित हो तो प्रश्नों के आंसर भी ढंग से देने हैं। ठीक है ना। और डेट ज़रूर लगाएं, राइटिंग अच्छी लिखें। थैंक यू।